नमस्कार। आज के इस वीडियो व्याख्यान में हम सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट और उसके पश्चात 1928 की जो घटनाएं घटी, उन्होंने पुनः गांधी जी को देश और कांग्रेस राजनीति के शीर्ष पर आसीन कर दिया। वे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के निर्विवाद शीर्षस्थ नेता बन के प्रकट हुए। मार्च 1930 से गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन ने एक नई दिशा अख्तियार की और इस नई दिशा का प्रारंभ सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं दांडी मार्च से हुआ। गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन विभिन्न कारणों से प्रारंभ किया गया। इसके लिए आवश्यक है कि हम उस समय भारत की राजनीतिक परिस्थितियों और ब्रिटिश सरकारी रवैये को समझें। 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन द्वारा नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार किए जाने के बाद से ही घटना चक्र बहुत तेज़ी से चलने लगा। नेहरू रिपोर्ट ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को ही असंतुष्ट कर दिया था। भारत में नई राजनीतिक शक्तियों का उदय हो रहा था। कांग्रेस के अंदर विद्रोह की भावना पनप रही थी। आतंकवादी और क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही थी। छात्र शक्ति का उदय हो रहा था। समाजवादी और साम्यवादी विचारधाराएं पनप रही थी। किसानों और मजदूरों के आंदोलन हो रहे थे। सांप्रदायिकता भी अपने पूरे जोश खरोश से उभर रही थी और इस सब से ऊपर सरकार का दमन चक्र चल रहा था। देश का एक बड़ा जुझारू वर्ग अब झूठे सरकारी बहकावे में आने को तैयार नहीं था। कांग्रेस के अंदर और बाहर स्वतंत्रता की मांग बढ़ रही थी। इस भावना को सही दिशा देने और उसका सही ढंग से उपयोग करने के लिए ठोस कार्यक्रम बनाना आवश्यक था। अतः कांग्रेस ने अपने नए हथियार सविनय अवज्ञा आंदोलन को इसके लिए इसका सहारा लिया। 1929 में विश्व भर में आर्थिक मंदी छाई थी। जब एक तरफ विश्व में महान आर्थिक संकट, दूसरी तरफ रूस की समाजवादी सफलता और चीन की क्रांति, इस सब ने दुनिया के विभिन्न देशों में अलग अलग तरह से परिस्थितियां पैदा की। आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर भी बहुत बुरा पड़ा। अनाज का उत्पादन कम हो गया। किसानों पर बहुत मुसीबतें आई। मूल्यों में बेहद वृद्धि हो गई। भारत का निर्यात कम हो गया। लेकिन अंग्रेज़ों ने भारत से धन का निष्कासन बंद नहीं किया। अनेक कारखाने बंद हो गए। पूंजीपतियों का दिवाला निकल गया। फलस्वरूप मजदूर और पूंजीपति दोनों को सरकारी आर्थिक नीति से परेशानियां उठानी पड़ी। किसान पहले से ही गरीबी की मार से त्रस्त था। फलस्वरूप देश का वातावरण तेजी से सरकार विरोधी होता गया। गांधी जी ने इस मौके का लाभ उठाकर इस विरोध को सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरफ मोड़ दिया। किसान, जमींदार, भारतीय पूंजीपति, मजदूर, ये सभी ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरोध में थे। इस तरह से इस समय भारत के सभी वर्ग सरकार से नाराज थे। भारत की स्थिति विस्फोटक थी। आतंकवादी गतिविधियां बढ़ती जा रही थी। मेरठ षड्यंत्र केस और लाहौर षड्यंत्र केस ने सरकार विरोधी विचारधाराओं को उग्र बना दिया। किसानों, मजदूरों और आतंकवादियों के बीच समान दृष्टिकोण बनते जा रहे थे। इससे हिंसा और भय का वातावरण व्याप्त हो गया था। गांधी जी ने इस असंतोष को प्रकट करने का जो रास्ता, एक ऐसा रास्ता निकाला जिसमें कि सभी भाग ले सकें।
सरकार राष्ट्रीयता और देश प्रेम की बढ़ती भावना से त्रस्त हो चुकी थी। इसके दमन के लिए वह रोज़ नए नए उपाय ढूंढती थी। इस सरकार ने जनवरी 1929 में पब्लिक सेफ्टी बिल या काला कानून पेश किया। इससे जनता में असंतोष फैलने लगा। 31 अक्टूबर 1929 को गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने यह घोषणा की कि भारत को औपनिवेशिक स्वराज प्रदान कर दिया जाएगा। इरविन की इस घोषणा पर गांधी, जिन्ना, सप्रू, विट्ठल भाई पटेल, इन सब कांग्रेसी नेताओं ने दिल्ली में उनसे मुलाकात की, लेकिन इस घोषणा के बावजूद वाइसराय डोमिनियन स्टेटस, औपनिवेशिक स्वराज के विषय पर नेताओं को कोई निश्चित आश्वासन नहीं दे सके। दूसरी तरफ ब्रिटिश संसद में इरविन की इस घोषणा पर असंतोष व्यक्त किया गया। इससे कांग्रेसी नेताओं में गहरी निराशा व्याप्त हो गई। इसी तरह के वातावरण में दिसंबर के अंतिम सप्ताह में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में प्रारंभ हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की। इस बीच ब्रिटिश सरकार ने नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया था। इसीलिए कांग्रेस ने अपने इस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग रखी। 31 दिसंबर 1929 की मध्यरात्रि को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया और स्वतंत्रता की घोषणा, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस का प्रस्ताव पढ़ा। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। फरवरी 1930 में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने महात्मा गांधी को उचित समय पर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दे दिया। पूरे देश में उत्साह की एक नई लहर जग गई। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन से प्रभावित होकर खान अब्दुल गफ्फार खान ने भी कांग्रेस में शामिल होने का निश्चय किया। गांधी जी ने आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व वाइसराय से बातचीत कर समझौता करने का प्रयास किया। यंग इंडिया में उन्होंने एक लेख लिखा और वाइसराय इरविन को भी एक पत्र लिखकर अपनी 11 सूत्री मांगें प्रस्तुत की। गांधी जी के इन मांगों में प्रमुख थी: पहला, विनिमय की दर घटाकर 1 शिलिंग 4 पेंस की जाए, लगान की दर आधी कर दी जाए, सैनिक खर्च में 50% की कमी कर दी जाए, असैनिक कर्मचारियों के वेतन में भी कमी की जाए, आयात को नियंत्रित किया जाए, भारतीय समुद्र तट केवल भारतीय जहाज़ों के लिए सुरक्षित रहे, गुप्तचर विभाग या तो समाप्त कर दिया जाए या उस पर सार्वजनिक नियंत्रण हो, भारतीयों को आत्मरक्षा के लिए आग्नेय अस्त्र रखने का अधिकार मिले तथा इसके लिए अनुमति पत्र प्रदान किए जाएं, नमक कर समाप्त कर दिया जाए, नशीली वस्तुओं की बिक्री बंद कर दी जाए, सभी राजनीतिक कैदियों को छोड़ दिया जाए और निर्वासित भारतीयों को स्वदेश वापस आने की अनुमति दी जाए। गांधी जी ने कहा कि यदि सरकार उनकी इन मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो वे नमक कानून को भंग करके सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर देंगे। गांधी जी की इन मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, यहाँ तक कि गांधी जी से मिलने से भी इनकार कर दिया गया। बल्कि सरकार ने सुभाष चंद्र बोस एवं अन्य कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। बाध्य होकर गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ करने का निश्चय किया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रारंभ गुजरात में दांडी नामक गांव में समुद्र के जल से नमक बनाकर करने का निश्चय किया। 12 मार्च 1930 को वह अपने 79 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से 200 मील की दूरी पर
समुद्र तट पर बसे गांव दांडी के लिए निकल पड़े। गांधी के इस निर्णय की सूचना पर अनेक उत्साही व्यक्ति, कार्यकर्ता, किसान, मजदूर उनके साथ हो लिए। बोस ने दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से की। पटेल की गिरफ्तारी ने गुजरात की जनता को और भी उत्तेजित कर रखा था, परंतु गांधी ने उन्हें शांत और अहिंसक बनाए रखा। 5 अप्रैल 1930 को गांधी ने दांडी पहुंचकर समुद्र के पानी से नमक बनाया और शांतिपूर्ण अहिंसक ढंग से सरकारी कानून का उल्लंघन किया। गांधी द्वारा कानून भंग किए जाने की घटना का आम जनता पर बहुत प्रभाव पड़ा। जो जहाँ था वहीं सरकार से असहयोग करने लगा। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। किसानों ने लगान देना बंद कर दिया, मजदूरों ने हड़तालें रखी और प्रदर्शन किए। सारे देश में तूफान सा आ गया। सभी लोग अंग्रेजी राज्य के खात्मे के लिए कमर कसकर तैयार हो गए। विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई, सरकारी दुकानों पर धरने दिए गए। प्रारंभ में सरकार ने आंदोलन को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया, इसकी उपेक्षा की, परंतु शीघ्र ही उसे स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। उसने आंदोलन को दबाने का प्रयास किया। सत्याग्रहियों को पकड़ पकड़ कर जेलों में भरा जाने लगा। अनेक व्यक्तियों को सेना और पुलिस की गोली का शिकार बनना पड़ा। गांधी जी कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया। 15 मई 1930 को स्वयं गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। अन्य नेता भी गिरफ्तार किए गए। गांधी जी की गिरफ्तारी से आंदोलन दबने की अपेक्षा और भी अधिक भड़क उठा। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में गढ़वाली सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। शोलापुर में भी विद्रोह की अग्नि भड़क उठी। नागालैंड की अल्पवयस्क रानी गैडिनोल्यू ने विद्रोह का झंडा उठाया। सीमांत प्रांत में खुदाई खिदमतगार और लाल कुर्ती वालों द्वारा सरकार को अत्यधिक परेशानी में डाल दिया गया। अब सरकार भी गांधी और कांग्रेस के महत्व को समझने पर बाध्य हो गई। वह समझ गई कि आंदोलन को सिर्फ ताकत के बल पर नहीं दबाया जा सकता। अतः सरकार संवैधानिक सुधारों की बात सोचने लगी। इसी उद्देश्य से लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, लेकिन कांग्रेस के बहिष्कार के चलते वह असफल रहा। बाध्य होकर सरकार को गांधी के साथ समझौता वार्ता करनी पड़ी, जो गांधी इरविन पैक्ट के नाम से मशहूर है। इस वार्ता के लिए सरकार ने 26 जनवरी 1931 को गांधी को जेल से रिहा कर दिया और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हो गया। इस समझौते के अनुसार सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया गया। आंदोलन के दौरान जिन लोगों की संपत्ति जब्त की गई थी उसे वापस कर दिया गया। आंदोलन के दौरान जारी किए गए अध्यादेश और संबंधित मुकदमों को सरकार ने वापस ले लिया। भारतीयों को नमक बनाने की छूट दी गई। जिन लोगों ने आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरियों से त्यागपत्र दे दिया था, उन्हें सरकार पुनः वापस लेने का विचार करेगी। बदले में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद करने, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार नहीं करने और बहिष्कार की नीति को त्यागने पर सहमत हो गए। गांधी इरविन समझौते की बहुत भिन्न भिन्न प्रतिक्रिया हुई।
इस सरकार ने किसी भी महत्वपूर्ण मांग को स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि इस बीच में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सज़ा सुनाई थी, लेकिन सरकार ने इनकी फांसी की सज़ा को कारावास में भी नहीं बदला। इससे दुखी होकर जवाहरलाल ने घोषणा की थी कि भगत सिंह का शव हमारे और इंग्लैंड के बीच खड़ा रहेगा। गांधी और कांग्रेस की कटु आलोचना हुई। पुनः 1922 की पुनरावृत्ति हुई। इसके बावजूद यह तो स्वीकार करना पड़ेगा कि इसने एक शक्तिशाली सरकार को समझौता करने को बाध्य किया, और यह एक बहुत बड़ी विजय थी और आम जनता ने उसे इसी रूप में लिया। समझौते के तत्काल बाद 2 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर लटका दिया गया। फलतः 29 मार्च 1931 को जब गांधी कराची अधिवेशन में भाग लेने पहुंचे तो गांधी के विरुद्ध प्रदर्शन हुए और उन्हें काले झंडे दिखाए गए और गांधी वापस जाओ के नारे लगाए गए। इसके बावजूद इस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता स्वीकार किया गया। इस अधिवेशन की सबसे उल्लेखनीय घटना थी मौलिक अधिकारों और आर्थिक नीतियों से संबंधित प्रस्ताव का पास होना। इस अधिवेशन ने गांधी जी को दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति प्रदान करने के लिए अपना प्रतिनिधि मनोनीत किया।